एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के पास जादुई आंकड़ा है, तो फिर सवाल ये है कि जो विधायक उनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जैसा बीजेपी का दावा है। बीजेपी कह रही है 4 ऐसे विधायक हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब चलिए जरा मैं बात करती हूँ जादुई आंकड़े की। वो जादुई आंकड़ा क्या है? चंपई के पास जो जादुई आंकड़ा है वो कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, 43 विधायक हमारे पास है। हेमंत सोरेन का समर्थन विधिवत आ जाएगा। कुछ एमएलए अस्पताल में हैं, लौट कर आएंगे तो 46 और 47 भी हो जाएगी हमारी संख्या बल। कल 8 से 8:30 बजे तक सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया था। कल हमने देखा था कि जब गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, उससे पहले कैसे दावा पेश कर दिया गया था। जल्द ही गठन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी, ये कहा जा रहा है। अभी फिलहाल चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल ने बहुत जल्द निर्णय लेने की बात की है, क्योंकि आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात भी की गई थी और उसी के बाद जो बातें कही गई है चंपई सोरेन की तरफ से वो मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे कि राजभवन की तरफ से कल जवाब आने की उम्मीद है। लेकिन अगर कल जवाब आता है तो फिर उन विधायकों का क्या है जिनको लेकर के हैदराबाद जाने की कोशिशें हो रही हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि बहुत कुछ ऐसा है जो फिलहाल क्या सामने आना अभी बाकी है। चंपई सोरेन दावा तो ये कर रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन के दावों में कितना दम है ये पता लग पाएगा जब एक तरह से जो विधायक है उनको जब कहा जाएगा कि आप सब सामने आए। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि इस बीच जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के क्या दलील दी गई है हेमंत सोरेन की ओर से। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को सीधे सीधे अवैध करार दिया है। वो कह रहे हैं गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, राजभवन से अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया मुझे। ईडी की कार्रवाई राजनीतिक इशारे पर चल रही है, यानी ईडी राजनीतिक इशारे पर काम कर रही है, ये आरोप लगाया गया है। सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जिस तरह से गिरफ्तार किया गया सरकार गिराने की कोशिश है। गिरफ्तारी को आधारहीन बताया गया है हेमंत सोरेन की ओर से। ईडी ने अधिकार का दुरुपयोग किया, ईडी के पास जो अधिकार है उसका दुरुपयोग किया गया, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से अपनी गिरफ्तारी को लेकर के। अब चलिए जरा मैं एक और बात आपको बताती हूं कि हेमंत सोरेन की बात आपने कर ली, लेकिन कल तक जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो कौन था? हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी। अब लेकिन कल्पना सोरेन को क्यों नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, उस वहां पे क्या पेश था ये आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत कोशिश की हेमंत सोरेन ने, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कैसे पूरा परिवार एक हो जाए कल्पना सोरेन के नाम पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कल्पना के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पाई ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं सीता सोरेन है। सीता सोरेन ने सबसे पहले कह दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हूँ, क्यों कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। पहला जो विरोध था वो घर से ही शुरू हुआ था, परिवार में विरोध के सुर मुखर हुए तो ये समझ में आ गया हेमंत सोरेन को कि फिर राह आसान नहीं होगी। सीता सोरेन जो अभी तक खुल करके विरोध में नहीं थी वो खुल करके विरोध में सामने आ गई। कल्पना सोरेन का नाम सुनते ही गुस्से में भर गई वो। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम का बचा है, ऐसे में उपचुनाव कराना संभव नहीं है, समय कम होने की वजह से उपचुनाव संभव नहीं है और इसीलिए एक तरह से जो कल्पना सोरेन है उनके नाम को क्रॉस कर दिया गया। विपक्ष मामले को कोर्ट भी ले जा सकता था, ये भी इस बात की भी पूरी तरह से संभावना थी। राज्यपाल के रुख पर भी संशय था, इसीलिए भी ये कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब आगे जो नाम है उस पर किस तरह से सहमति है ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। क्या चंपई सोरेन का नाम सीता सोरेन ने ही कहा आगे करिए और उन नामों पर हम विधायक मिल करके हम ही भर देंगे। लेकिन फिलहाल शपथ से पहले विवाद कैसे बढ़ सकता था अगर कल्पना सोरेन बढ़ती तो ये भी बहुत क्लियर था। इसीलिए आप ये समझिए कि ये बता रहे हैं हम कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कैसे आगे बढ़ता है। अब आपको एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि गिरफ्तारी से पहले आखिर जो इस्तीफा दिया गया है उसकी वजह क्या है। हेमंत सोरेन ने कल गिरफ्तारी से पहले वो ईडी की गिरफ्तारी के पहले वो कहाँ जाते हैं? राजभवन जाते हैं। वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया सबसे पहले और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको हिरासत में लिया जाता है। इस्तीफे से पहले गिरफ्तारी संवैधानिक संकट पैदा कर सकती थी, ये बिल्कुल क्लियर था। राज्यपाल के पास कई दूसरे विकल्प खुल जाते, अगर उसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती इस्तीफे से पहले, राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प भी खुल जाता उसके बाद, क्योंकि संवैधानिक संकट हो जाता राज्य में। उस हालत में राज्यपाल के पास अधिकार था कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दे। हेमंत सोरेन संवैधानिक संकट को पहले से ही भांप चुके थे। गिरफ्तारी से पहले इस्तीफे का इसीलिए उन्होंने विकल्प चुना था और सबसे पहले वो इस्तीफा देने के लिए गए, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा शाम 5 बजे उनको पता लग गया था कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो उनको गिरफ्तार करने आ चुके हैं, गिरफ्तारी होगी और इसीलिए हुआ कि पहले मैं इस्तीफा देने राजभवन जाऊंगा और यही वो रणनीति रही जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन झारखंड की राजनीति कहती क्या है? झारखंड में ये जो कहानी है ये पुरानी है।
झारखंड के कोई पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनको गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं इसके पहले, वो किस तरह से भ्रष्टाचार के इसी खेल में लिपटे नजर आए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। वो सिलसिला क्या रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। 23 साल में झारखंड में 11 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। इसके बाद सिर्फ रघुवर दास एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा, एक बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए हेमंत सोरेन ये आरोप लगाते भी रहे कि कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। सोरेन परिवार 5 बार सत्ता की कमान संभाल चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से गिरफ्तार हुए उसको लेकर के वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो इतिहास रहा है, लेकिन अब सवाल तो ये है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार है, सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे बचेगी? और जेएमएम इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इसीलिए सवाल ये है कि अब इंडी गठबंधन क्या करेगा? जेएमएम के साथ आगे इस गठबंधन को बढ़ाएगा या फिर पैर पीछे खींच लेगा? क्योंकि इंडी गठबंधन के आगे सबसे बड़ी एक तरह से अब जवाबदेही होगी उन आरोपों पर जो हेमंत सोरेन पर लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। और अगर वो इन आरोपों को नहीं दे पाया, लेंस वॉल अगर हम चला दे तो फिर क्या होगा? इंडी गठबंधन अगर एक तरह से हेमंत सोरेन के साथ चलता है तो मुश्किलें कैसे होंगी, छोड़ता है तो भी मुश्किलें होंगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं टूट गया इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन में जो भी घटक दल है वो सब अलग चुके हैं, और क्यों अलग हो चुके हैं ये मैं आपको बता रही हूं। इंडी गठबंधन के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो इंडी गठबंधन जो कह रहा था कि हम तो आगे बढ़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन यहां तो सब एकला चलो की राह पकड़ लिए हैं। अब देखिए ममता बनर्जी जो कह चुकी हैं कि भाई 42 सीटें हमारी पश्चिम बंगाल में है लोकसभा की, लेकिन मैं तो अकेले लड़ूंगी। नीतीश कुमार तो एल लेकर भाग लिए, वो कह रहे हैं मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी मुझे प्यारी है, मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ सकता हूं, तुम लोग जाओ जो भी करना है कर लो। अब आया केजरीवाल जी का नंबर। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? पंजाब में भगवंत मान जो कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस साथ तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साथ है। अब अखिलेश यादव उन्होंने तो सीधे सीधे सीटों का ही ऐलान कर दिया। वो कह रही है कि 16 सीटें तो हम लेंगे, हमने ऐलान कर दिया, और बाकी कांग्रेस को समझना है, जो समझे ना समझे। तो एक एक करके ये सब कैसे जा रहे हैं? केजरीवाल जो पहले से ही जा चुके हैं, नीतीश कुमार जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने तो अपनी राह बिल्कुल अलग कर ली, पार्टी को ही उन्होंने एक तरह से बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। ममता बनर्जी जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि भाई मुझे किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, अकेले चुनाव लड़ना। अब एकला चलो की राह में यहाँ कौन अकेले बच रहा है? यहाँ बच रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी पूरी की पूरी इंडी कैसे जो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे आप देख रहे हैं जितने भी लोग थे वो सब के सब किनारे हो गए। और मुझे तो लगता है आखिरी में यही होगा, जो कांग्रेस है वो कहेगी इंडी गठबंधन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हम है। यानी इंडी गठबंधन में आखिरी वक्त में बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अब एक और दिलचस्प बात मैं बताती हूँ उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में ये चाचा और भतीजे की जो जोड़ी है, ये चुनावों के आने के पहले पहले किस तरह से बिफर जाती है, कैसे गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहते हैं कि भाई हम अलग हो जाए तो बहुत अच्छा। इसके पहले हमने देखा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में दोनों अलग होकर ही लड़े थे, नतीजा क्या हुआ था वो सबके सामने है। लेकिन इस बार क्या करेंगे? पहले तो चाचा भतीजे साथ आए थे, उन्होंने कहा था भूल हुई जो हम अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इस बार क्या हो गया? समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही शिवपाल यादव का नाम नहीं है। अखिलेश का शिवपाल को टिकट देने को लेकर के अभी भी गोलमोल जवाब है, यानी संशय चाचा को कि चाचा को टिकट देंगे, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। शिवपाल के चुनाव लड़ने पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, जो दिखाता है कि दोनों के बीच कैसे मनमुटाव है। कन्नौज आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव, शिवपाल का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आता है। आजमगढ़ की सीट से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ा करते थे। शिवपाल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज थी, वो चाहते हैं भाई मुझे आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ाओ, प्रदेश और संगठन में शिवपाल को एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ये भी वो मानते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या बस चंद महीनों में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उससे पहले ये दोनों भी अलग हो जाएंगे और अलग पार्टी जो बनाई थी शिवपाल यादव ने, फिर से वो उस पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में होंगे। ये कई वो सवाल है जो उठ खड़े हो रहे हैं और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इंडी गठबंधन अब बिखर चुका है। इंडी गठबंधन में कुछ भी नहीं बचा।